ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। उससे ऊपर जो आप लोगों के पास एग्जांपल है, उस एग्जांपल में आप लोगों के पास टार्क से रिलेटेड जो है वो एक कह लें कि न्यूमेरिकल है, और इसमें सिंपली आपको R1 भी गिवन है, R2 भी गिवन है। उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आप लोगों ने क्या किया है कि जो फोर्स है वो अप्लाई की है। फोर्स भी आपको गिवन है, तो सिंपली आप लोगों ने पहले आर को फाइंड करना है, यानी कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लिया है, उसको वेक्टर की फॉर्म में यानी कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने फोर्स एफ आपको गिवन है, और यहाँ से इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके आप लोगों ने टार्क को फाइंड कर लिया है। तो ये चीज़ सिंपल सा प्रॉब्लम आप दो लोग देख लेना, आपका टास्क है। आगे जो आपका टॉपिक है दैट इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स में आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि आप लोगों ने स्कूल फिज़िक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब भी आपके पास कोई बॉडी रेस्ट पे होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है, तो उस वक्त वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में होती है। ठीक है, रेस्ट का तो आपको समझ आ गया कि ठीक है जी, एक चीज़ पड़ी है, स्टेशनरी है, तो वो आपके पास क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन का जो केस है, यूनिफॉर्म मोशन का स्टूडेंट्स केस आपके पास इस तरह है कि देखिए, अगर आपके पास एक कार मूव कर रही है, ठीक है, और बार बार जो है वो उसमें उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है, अगर उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, वो उसमें वो जो कांस्टेंट है स्पीड से, अगर आपके पास वो 1 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो इट्स मीन कि आपके पास वो थ्रू आउट अगर 1 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है और उसकी सेम वेलोसिटी है, तो दैट्स मीन कि वो जो आपकी बॉडी है या वो जो भी आपका कह लें कि कार है या गाड़ी है, जो भी है, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। जब तक किसी चीज़ में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, तब तक आप कहते हैं कि वो चीज़ आपके पास इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो दैट्स मीन कि आपके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगर आपके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो दैट्स मीन आपके पास जो भी चीज़ है आपकी वो इक्विलिब्रियम में है। सो अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रही ऑब्वियसली, तो वो भी इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो दैट्स मीन कि उसमें भी आपके पास कोई चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को इक्विलिब्रियम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, यानी कि कौन कौन सी हालात हैं, कौन कौन सी शराइत हैं जो पूरी होंगी तो आपके पास बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो भी आपकी फोर्स होती है, ठीक है, आपको पता है कि F इज़ इक्वल टू ma। ये रिलेशन तो बहुत मतलब आप कह लें कि मशहूर है, सबको पता है। यानी कि अगर कोई मैस है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया, ये चीज़ हमें पता है। अब आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, वो ये कहती है कि अगर कोई बॉडी है, उसको आप लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करना चाहते हैं या आप उसको रेस्ट के ऊपर रखना चाहते हैं, तो आपको उसके ऊपर फोर्स नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। सो पहली कंडीशन आपके पास इक्विलिब्रियम की ये है कि जो भी आपके पास फोर्स हो बॉडी के ऊपर वो ज़ीरो हो, और सिर्फ फोर्स ना ज़ीरो हो बल्कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो, ज़ीरो हो। यानी कि आपके पास जिस भी डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं वो सब क्या हों, ज़ीरो हों। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि अगर आपके पास एक कार है और आप उसको आगे से भी पुश कर रहे हैं और पीछे से भी पुश कर रहे हैं, दोनों साइडों से पुश कर रहे हैं। से अगर यहाँ पे आपके पास कोई कार पड़ी हुई है और आप इसको यहाँ से भी पुश कर रहे हैं और इस साइड पे भी पुश कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि इक्वल फोर्सेस अगर लगा रहे हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में हैं जब, तो इनका सम ऑब्वियसली क्या होगा, ज़ीरो होगा, और आपकी जो भी कार होगी वो क्या होगी, मूव नहीं करेगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होने चाहिए, ज़ीरो। जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो क्या हो, ज़ीरो। अगर यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये F है और यहाँ पे आपके पास माइनस F है, तो अगर आप इनको ऐड करते हो तो F प्लस माइनस F इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस आपके पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, जी एक्सिस की डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में आपके पास कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है किसी बॉडी के ऊपर, तो उन सब का अगर सम ज़ीरो है तो भी आपके पास बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है इक्विलिब्रियम की, कि आपके पास जितनी भी फोर्सेस हों वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो हों।
उसके बाद आपके पास जो एक और टर्म आ जाती है दैट इज़ कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर्स कौन सी फोर्सेस होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो एक प्लेन में एक्ट कर रही हूँ। आपको पता है अगर मैं एक्स एक्सिस को ले रही हूँ, एक्स एक्सिस को ले रही हूँ अगर मैं, और मैं वाई एक्सिस को ले रही हूँ, तो ये दोनों जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर हैं। पूरी ये जो इस तरह प्लेन पेज है, कह लें कि ये एक प्लेन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सो एक प्लेन में जो फोर्सेस हैं उनका सम भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो। सो किसी भी बॉडी के ऊपर एक्स एक्सिस में जितनी फोर्सेस लग रही हैं और किसी भी बॉडी के ऊपर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस लग रही हैं, उन सब के सम को भी ज़ीरो होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने के लिए। एक ये भी चीज़ आप नोट करेंगे कि किसी भी जगह के ऊपर अगर आप फोर्सेस लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आपके पास राइट साइड पे फोर्सेस जा रही हैं उनको आप लोग क्या लेते हो? पॉजिटिव फोर्स लेते हो, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव हो गया। और आपके पास जो लेफ्ट साइड पे फोर्सेस जा रही होती हैं उनको आप नेगेटिव ले रहे होते हो। इसी तरह जो ऊपर फोर्सेस जा रही होती हैं उनको आप लोग पॉजिटिव ले लेते हो, और नीचे जो फोर्स जा रही होती है उसको आप नेगेटिव ले लेते हो। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो तो आप ये चीज़ माइंड में रखते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एक फिगर की साथ जो है वो एग्जांपल है। इस तरह की जो एग्जांपल्स होती हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन स्टिल आप इसको देख लें अपने जो टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि आपके पास सेकेंड कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की क्या है। ओके, अब आपके पास क्या है कि अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है और उसके ऊपर आपके पास फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, आपके पास क्या है कि ये एक रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर आप फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स आप इस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं और एक फोर्स इस साइड पे। अब ये फोर्स आपके पास F है और ये -F है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की है वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या है? ज़ीरो है। मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो है वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब एक्सेलरेशन जो लीनियर एक्सेलरेशन है, यानी कि एक लाइन में जो एक्सेलरेशन है, जैसे आपके पास गाड़ी मूव कर रही होती है वो एक लाइन में कर रही होती है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, वो तो यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से पुश कर रहे हैं, इसको यहाँ से पुश करेंगे तो ये रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी तो इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो आपकी जो भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रहेगी। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में बॉडी नहीं रहेगी तो दैट्स मीन कि आपको सेकंड कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की ज़रूरत हो गई है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। सेकंड कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ टार्क्स। तो अगर आपके पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो हैं लेकिन स्टिल आपके पास इक्विलिब्रियम नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स मीन यू नीड एन अदर कंडीशन which will retain the equilibrium. इसके लिए आप लोग क्या करोगे कि आप जो सम ऑफ ऑल द टार्क्स है उसको ज़ीरो करोगे। जितने भी आपके पास बॉडी के ऊपर टार्क्स अप्लाई हो रहे हैं उनको आप क्या करोगे? ज़ीरो करोगे। जब आप टार्क्स को ज़ीरो कर दोगे तो दैट्स मीन कि आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब इसका मतलब यही है कि आपके पास बॉडी का अगर जो भी फोर्स है उसका टर्निंग इफेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उस उधर जो टार्क है बॉडी का वो भी ख़त्म हो जाएगा, टर्निंग इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो दैट्स मीन कि उस वक्त आपके पास बॉडी क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। आपके पास दो तरह के टार्क्स आ सकते हैं। एक आपके पास होता है काउंटर क्लॉकवाइज टार्क और एक आपके पास होता है क्लॉकवाइज टार्क। जो आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज टार्क होता है, आपको पता है कि क्लॉक आपके पास 12 से 1, 1 से 2 इस तरह करके मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास काउंटर क्लॉक डायरेक्शन होती है उसको आप इस तरह करके ले रहे होते हो, ठीक है। यानी कि जो आपके पास क्लॉक के चलने की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन को आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह रहे हो। अगर आपके पास बॉडी के ऊपर टार्क अप्लाई कर रहा है तो बॉडी भी जो है वो इस डायरेक्शन में या तो घूमेगी या फिर इस डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक हो गया। तो जो आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज टार्क होता है उसको आप पॉजिटिव लेते हो और जो आपके पास क्लॉकवाइज टार्क होता है उसको आप नेगेटिव लेते हो। जैसे आप लोगों ने कहा था कि राइट साइड पे जाने वाली फोर्सेस को आप लोग पॉजिटिव कहते हो और जो लेफ्ट साइड पे फोर्सेस जा रही होती हैं उनको आप नेगेटिव लेते हो। सिमिलरली काउंटर क्लॉकवाइज जो टार्क्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज टार्क्स होते हैं उनको हम नेगेटिव करते हैं। ये चीज़ होगी क्लियर। उसके बाद आपके पास क्या है कि आपको एक चीज़ पता चल गई है कि आपके पास ये दो कंडीशंस हैं जो आपके पास आपके इक्विलिब्रियम को रिटेन करती हैं, आपके इक्विलिब्रियम को कायम रखती हैं। एक तो ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी ज़ीरो, चाहे वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है चाहे वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है।
और जो दूसरी कंडीशन है दैट इज़ कि सम ऑफ ऑल द टार्क्स शुड बी ज़ीरो, यानी कि जितने भी टार्क्स अप्लाई हो रहे हैं बॉडी के ऊपर उन सबको भी आपका जो सम है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो रोटेट ना कर सके। जब रोटेट नहीं करेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन एब्सेंट होगा, जब एंगुलर एक्सेलरेशन भी एब्सेंट है, लीनियर एक्सेलरेशन भी एब्सेंट है, दैट मीन कि आपके पास बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सो यहाँ से आपके पास डेफिनेशंस आ जाती हैं इक्विलिब्रियम की। व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन एंड बॉडी विल बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल मोशन जो होती है वो एक डायरेक्शन में मोशन होती है, जैसे आपकी कार मूव करती है, वो उसकी जो मोशन होती है वो ट्रांसलेशन मोशन होती है। सो अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो दैट्स मीन कि आपके पास ट्रांसलेशनल जो इक्विलिब्रियम है वो रिटेन हो चुका है। व्हेन सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन एंड बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो जब आपके पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपकी बॉडी जो होगी वो क्या हो जाएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। सो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम्स क्या हैं या इनमें डिफरेंस क्या है, इस तरह का। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास क्या है कि इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज़ सेड टू बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब आपके पास कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है, आपको मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम दो तरह के हैं, एक ये कि आपके पास बॉडी रेस्ट के ऊपर पड़ी हुई है और एक आपके पास ये है कि अगर आपके पास बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। सो अगर आपके पास बॉडी जो है वो रेस्ट पे है दैट्स मीन कि उसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो रिटेन्ड है, ठीक है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो दैट्स मीन उस वक्त आपके पास बॉडी के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक का वर्ड मोशन के वर्ड से निकला है, ठीक है। अगर आपके पास बॉडी मूव कर रही है लेकिन स्टिल इक्विलिब्रियम में है तो उस तरह का इक्विलिब्रियम जो है वो आपके पास कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।